हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों क्लास 10th के लिए प्रैक्टिस सेट एसएसटी और साइंस के हम लोग चला रहे हैं। तो आज का जो सेट है आज एसएसटी का है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कौन सा संधि? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, रूस और जर्मनी के बीच। 2 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता, फ्रांस और वियतनाम के बीच कब? तो मार्च 1946 जो होने वाला समझौता था उस समझौता का नाम क्या था? तो देखिए इसमें आंसर तो नहीं है, पर उस समझौता का नाम हो जाएगा आपका हनोई समझौता। कौन सा हो जाएगा? हनोई समझौता, हनोई समझौता। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। वहाँ पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। सिर्फ स्वराज शब्द का प्रयोग बोलता तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाता है। कौन सा हो जाता? कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी को वृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1929 का लाहौर अधिवेशन हो गया आपका कांग्रेस का। तो कांग्रेस का स्थापना पूछेगा तो 1885 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना मुंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, और जिसका पहला बैठक भी मुंबई में हुआ था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए चुनाव चिन्ह पूछेगा आपका, तो चुनाव चिन्ह हाथ छाप। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ छाप। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम राजनीतिक संस्था था, राजनीतिक दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। चलिए A.O. ह्यूम का पूरा नाम एलन एक्टोवियम ह्यूम। कभी कभी पूछ देता है इसलिए याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो 1928 का बच्चों जब किसान आंदोलन बारदोली सत्याग्रह हो रहा था तो वह बारदोली में हुआ था। बारदोली कहाँ है? तो गुजरात में है। तो गुजरात में जो किसान आंदोलन से संबंधित था तो उसमें किसानों को जो उद्धार दिलाए थे वल्लभ भाई पटेल दिलाए थे, तो वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर उन्हें सरदार की उपाधि दे दी। और यही वो व्यक्ति थे जबकि देश में हम लोग के देश का संविधान का निर्माण हो रहा था, या देश की आज़ादी के समय जितने भी देशी रियासत थे यानी कि 565 थे, उन सभी को भारत में मिलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब बना था? तो 1881 में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो किसान लोग का, श्रमिक वर्गों का, यानी कहने का मतलब जो लोग दूसरे के यहाँ काम करते हैं रोजगार के रूप में, उनका शोषण हुआ है पूंजीपतियों द्वारा, जो कि बड़े बड़े लोग थे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति, हाँ सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति था, जो कि सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। जब आपसे पूछेगा सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। भारत में भी हुआ था तो भारत में हरित क्रांति हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई? सबसे पहले अगर प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत कहीं हुआ था, छापाखाना जिसको अब जीरोक्स मशीन कहते हैं, तो गुटेनबर्ग में। तो वहाँ जो छापा गया प्रथम कोई पुस्तक था तो वह धर्म से रिलेटेड था, जिसका नाम है बाइबल। बाइबल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। किस धर्म का है? ईसाई धर्म, जिसके संस्थापक ईसा मसीह थे, उसके ईसाई धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ। जैसे हम लोग का हो गया हिंदू धर्म का भागवत गीता हो गया,
तो उस तरह करके मुस्लिम लोग का कुरान हो गया महत्वपूर्ण ग्रंथ, तो ईसाई धर्म के लिए आपका बाइबल हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण किस हुआ? सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन। यानी कि ये एक ऐसा है, बेंजीन का सूत्र आपसे पूछेगा C6H6। जब ये रसायन को छोड़ा जाता है जहाँ भी मेढक का स्थान होता है, आवास स्थान, तो कहा जाता है कि उनमें प्रजनन करने की क्रिया जो होती है कम हो जाती है या बाधित हो जाती है, रुक जाती है। बिहार में अति जल दोहन में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो क्लोराइड का बढ़ा। किसका बढ़ा? क्लोराइड का। संविधान की धारा 21 किससे संबंधित है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है आपका ये धारा 21, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो 15% पे है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट, तो इसी का होगा। अच्छा, लोहा का हेमेटाइट। चलिए, टीन का कैसिडेराइट। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, तो राजस्थान हो जाएगा। कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं, तो आपका खिलौना उद्योग। जो भी मिट्टी वाले लोग होते हैं तो वे खिलौना बनाते हैं, तो ये कुटीर उद्योग अर्थात छोटे पैमाने का उद्योग के अंतर्गत आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो उसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। बिहार की आकृति कैसा है? आयताकार के तरह। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा केवल एक, नेपाल। राज्य की सीमा 3 आपका हो जाएगा झारखंड। दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा करता है बिहार। आपका पूरब में हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और आपका पश्चिम में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो वे कहलाएगा विशेष ऊंचाई। और किसी भी स्थल की ऊंचाई हमेशा समुद्र से मापा जाता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई समान भूमिका है। लैंगिक विभाजन कहने का मतलब है स्त्री पुरुष में तुलना करना। समाज में अक्सर स्त्रियों और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है, इसीलिए लैंगिक विभाजन हो जाता है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये सही है आपका कि हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव करने पर मनाही करता है। यह किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 15 में है। चलिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता कमज़ोर करती है। सत्ता में यदि ज़्यादा साझेदारी होगा तो देश की एकता क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 में देश में आपातकाल लगा था। अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल का जो शब्द है हमारे संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अच्छा, कितने तरह का आपात होगा? तो 3 तरह के। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, और एक हो गया राष्ट्रपति शासन, और एक हो गया आपका वित्तीय आपात। एक क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात। अच्छा, ये है 360 आर्टिकल में, ये है 356 आर्टिकल में, और ये है 352 आर्टिकल में। अब तक भारत में 3 बार आर्टिकल लगा गया है, 3 बार आर्टिकल लगाया गया है। कब कब? तो 1962 में लगा है, 1971 में लगा है, और 1975 में लगा है। तो ये अंतिम जो था 1975 वाला जो पूछा किस लिए जाना जाता है? तो आपातकाल के लिए। अच्छा, आपातकाल कब लगता है? जब हमारे देश में कोई
अन्य देश के लोग आक्रमण कर दे या देश के अंदर ही कोई आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इसके लिए सरकार क्या करती है, शांत करने के लिए माहौल को थोड़ा देर के लिए, आपका कुछ समय के लिए, अधिकतम तो 3 साल का होता है, न्यूनतम कम समय के लिए होता है, तो सरकार आपातकाल, और आपातकाल लगाने का राष्ट्रपति को पावर है। अगर राज्य में आपातकाल लगेगा तो राज्यपाल की सलाह पे लगेगा, क्योंकि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, तो उनके सलाह पे। अच्छा, जब 1962 में लगा था तो उस समय भारत और चीन के साथ युद्ध हो रहा था। जब 1971 में लगा था आपातकाल तो उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा था। और जब 1975 में लग रहा था तो उस समय आपका भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1975 वाला में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जबकि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। चलिए नेक्स्ट, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात से है, महाराष्ट्र से है और मध्य प्रदेश से है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को। अब दल रहेगा तो ही तो सरकार बनेगा ना, तो राजनीतिक दल में तो हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ पे जनता प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि को उसके बाद सरकार बनता है, तो सरकार हम लोग पे शासन करती है, इसीलिए भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जबकि वोट देने का उम्र सीमा 18 वर्ष है, तो हम वोट दे के साझेदारी करते हैं। सरकार बनाने के लिए हम लोग को भागीदारी करना पड़ता है भारतीय जनता को, इसीलिए सरकार को पावर हम भारत की जनता के द्वारा मिलता है। तो इसीलिए लोकतंत्र का आपसे प्राण पूछेगा तो राजनीतिक दल बताना है। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायकों पर, संसद और विधायकों पर दल बदल कानून। अच्छा, दल बदल कानून मतलब हुआ कि एक दल छोड़ के दूसरे दल में प्रविष्ट कर जाना ही क्या है? दल बदल कानून, जो कि किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल है। अच्छा, दल बदल कानून कब बना? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल कानून बना। अब ये कानून के तहत ये हुआ, आप पार्टी बदल सकते हैं पर कुछ नियम कानून के साथ। तो आप याद रखिएगा कि दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया, कब बना कानून? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में संसद और विधायक पर लागू होता है दल बदल कानून। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 में। अब 2 बात और ध्यान से सुनिए, जब आपसे पूछेगा कि केवल पूछेगा जनता पार्टी का स्थापना, जनता पार्टी का स्थापना आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा 1977। जब आपसे पूछेगा बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी का स्थापना, तब आप बताइएगा 1980। ये दोनों बातों को याद रख लीजिए। और जब जनता दल पूछेगा तो 1999। ये जनता पार्टी है, जनता दल है। चलिए, कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और उत्खनन, यानी कि कहीं हम खनन कर रहे हैं, खुदाई करा रहे हैं, ये सारे कृषि क्षेत्र, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का कोई भी चीज़ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ कोई चीज़ का फैक्ट्री है, निर्माण होता है, तो औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जब निर्माण हो जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि दुकान में आएगा, जहाँ हम लोग का सेवा प्रदान होगा, पैसा लेके ही सही। तो दुकान, डॉक्टर, टीचर, ये जितने है सारा सेवा क्षेत्र, अर्थात तृतीयक क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहते हैं। सरकार को शुरुआत में सबसे ज़्यादा टैक्स कृषि क्षेत्र से आता था, प्राथमिक क्षेत्र से, पर अब सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार को सेवा क्षेत्र से आता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक व्यक्ति का इनकम अधिक होगा, वे विकसित देश कहलाता है। तो विकसित देश की श्रेणी में आपका अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। लेकिन भारत पूछेगा तो विकासशील राह पे है, विकसित नहीं है, विकासशील देश है भारत। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है? तो पटना, जनसंख्या में भी पटना, महानगर निगम है
पटना, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। किस भगवान का पूजा होता था? पटन देवी का। पटना राजधानी कब बना? 1541 में। किसने बनाया? शेरशाह सूरी। पटना पाटलीग्राम को किसने बसाया? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र किसने बसाया? उदयन ने। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक, देखिए भारत सरकार का बैंक है, भारत सरकार का बैंक पूछेगा तो आपका आरबीआई हो जाएगा, अर्थात रिजर्व, फुल फॉर्म दे दिया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब इसका आपका स्थापना पूछेगा तो स्थापना हो जाएगा 1935। जब आपसे पूछेगा राष्ट्रीयकरण तो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा आपका 1949। जब इसका पूछेगा आपसे मुख्यालय कहाँ है तो मुख्यालय देना है आपको मुंबई, अर्थात हेडक्वार्टर, क्या देना है? मुंबई, हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा। चलिए वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? तो शक्तिकांत दास। यानी कि जितने भी नोट वाला पैसा होता है उस पे गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आप सारे बच्चे देख भी सकते हैं, कभी ख्याल करके देखने का कोशिश करिएगा। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण, व्यावसायिक बैंक यानी कि जो कि किसानों को ऋण देता है, व्यापार करने के लिए ऋण देता है, तो वो 1969 में हुआ था व्यावसायिक बैंक। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए कोयला भी जलाने से ऊर्जा मिलेगा, पेट्रोल जलाने से भी ऊर्जा है, विद्युत में भी, और सूर्य प्रकाश तो एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है ही है पूरे पृथ्वी के लिए, तो इसलिए इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा। यानी कि विद्युत भी होगा, पेट्रोलियम भी होगा, कोयला भी होगा। अब देखिए कोयला और पेट्रोलियम और एक होता है सीएनजी, ये सारे आपका हो गया जीवाश्म ईंधन और अनवीकरणीय संसाधन, जबकि विद्युत हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स है, सैमसंग है, कोका कोला है, तो इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। ये सारे आपका जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये सारे बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मतलब कि बहुत से देशों में इसका मांग है, उपयोग है, इसीलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च 1950 को उपभोक्ता संस्थान का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, तो इसलिए 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो राज्य आयोग के पास, राज्य आयोग के पास। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी एक जापानी भाषा शब्द है, ये आपको याद रखना है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। और समुद्र में भूकंप का आना ही एक इस प्रकार का सुनामी है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है, आपदा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? देखिए भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं आपका, देखिए भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम लोग उद्गम केंद्र, और जहाँ हम लोग महसूस करते हैं भूकंप को उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो पूछा भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र, यानी कि जहाँ हम लोग महसूस करते हैं, हम लोग सारे इंसान तो पृथ्वी पे हैं, जीव जंतु, तो जहाँ हम लोग महसूस करते हैं तो वहाँ अधिकेंद्र। और सबसे ज़्यादा महसूस करने में सांप वगैरह जीव जंतु में, छोटे छोटे जीव में भूकंप आने से पहले पता चल जाता है, क्योंकि एक रेडॉन अक्रिय गैस है, जब भूकंप की मात्रा अनुभव होगा ना तो ये गैस निकलना शुरू कर देता है, जिससे जंगली जीव को सबसे पहले पता चल जाता है। अच्छा, भूकंप में कुल 3 तरंग होते हैं, PSL। तो चलिए बच्चे, सारे बच्चे मन से पढ़िए। थैंक यू बच्चे।